Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study प्रैक्टिस सेट नंबर ये 3298 टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम स्टैटिक जीके यानी इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर 20 प्रश्न है इसमें। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है उस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अनुच्छेद 360 के आधार पर लगाए जाने वाले वित्त आपात के संबंध में सही है? भारत में एक बार भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है। इसका किसका? वित्त आपात का। इसे आगे बढ़ाने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहें इसे हटा सकते हैं। सभी कथन सत्य हैं। देखिए, भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने अभी तक वित्त आपातकाल नहीं लगाया है भारत में, ठीक है। इसे आगे बढ़ाने की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहें इसे हटा सकते हैं। सारे के सारे कथन सत्य हैं। डी है इसका आंसर। वित्त आपातकाल यानी फाइनेंस इमरजेंसी घोषित करने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में उल्लेखित है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति सभी राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करने के बाद वित्त आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और उन्हें आधिकारिक राजपत्र में एक उद्घोषणा जारी करनी होगी। अब तक किसी भी राष्ट्रपति द्वारा भारत में वित्त आपातकाल नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति जब चाहें इसे हटा सकते हैं अगर लग जाए तो। इसको आगे बढ़ाने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के साथ संबंधित है? अनुच्छेद 15 का 4, 16 का 4, 21, 331। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 का 4 यानी क्लॉज है ये। देखिए, संविधान में वर्णित अनुच्छेद 16 का 4 के अनुसार राज्य नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है यदि राज्य के दृष्टिकोण में इन वर्गों का सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। ये स्पेस कैसे छूट गया यहाँ? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थोड़ी। गलत है पहला स्टेटमेंट। और चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, यहाँ पर 6 वर्ष होना चाहिए। तो दोनों के दोनों गलत हो गए। तो उपरोक्त में से सत्य कथन चुने। सत्य कोई है नहीं इसमें। डी है इसका आंसर। उपरोक्त दोनों के दोनों कथन असत्य हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल देखें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, न कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहला पूरा हो जाए होने तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीशों के समक्ष दर्जा प्राप्त होता है इनको, और समान वेतन भत्ते भी मिलते हैं। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रक्रिया का कौन सा कथन सत्य है? हटाने का प्रस्ताव असत्य है बोल रहा है। सत्य है। हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है तो कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, मतलब ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं, कोई भी इसमें सत्य नहीं है। इसलिए डी आंसर लगाइए इसका। नहीं, सारे तो सही नहीं है, ये एक इसमें पक्का गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। यहाँ 50 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं बल्कि 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। देखिए, यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, ना कि 50। बाकी ऊपर के दोनों ठीक है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन विधि आयोग या भारत का विधि आयोग या लॉ कमीशन के संबंध में सत्य है? यह एक गैर सांविधिक संस्था है। प्रत्येक 3 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है। इस आयोग का सबसे पहला गठन 1955 में किया गया था। सारे के सारे सत्य हैं। देखिए, बिल्कुल 1955 के बाद से 22
लगभग 22 तक विधि आयोग गठित किए जा चुके हैं और 3 वर्ष में ही इसका गठन किया जाता है। तो पहला सही है, मतलब दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला भी सही है। गैर सांविधिक संस्था है ये, ठीक है ना, संवैधानिक है ना सांविधिक है, गैर सांविधिक है, यानी कार्यकारी आदेश के द्वारा ये बना होगा। तो डी सही है इसका, सारे के सारे सही हैं, तीनों के तीनों। देखिए, भारतीय विधि आयोग ना तो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही है ये वैधानिक। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख काम है कानूनी सुधारों हेतु काम करना। आयोग का गठन एक निर्धारित अवधि के लिए होता है और यह विधि और न्याय मंत्रालय के लिए पारदर्शिता निकाय के रूप में काम करता है। परामर्श दाता निकाय के रूप में कार्य करता है। इसके सदस्य मुख्यतः कानून विशेषज्ञ होते हैं। देखिए, भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सित्तलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया था। तब से 22 से अधिक विधि आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष का था। तो सारे के सारे सही हैं। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यानी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति पूछ रहा कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है लोक लेखा समिति। इसमें 22 सदस्य होते हैं टोटल, 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। यूपीएससी की फेवरेट है, पिछले 10 वर्षों में 3 बार प्रश्न पूछा यूपीएससी ने, और स्टेट पीसीएस में तो बनते रहते हैं प्रश्न इससे। लोकसभा का अध्यक्ष इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। 1 साल का कार्यकाल होता है इसका। देखिए, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के। लोक लेखा समिति का गठन हर साल लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 308 के तहत किया जाता है। एक है प्राक्कलन समिति, उसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का कोई भी नहीं होता उसमें। संसद की सबसे बड़ी समिति वही है। 7वां प्रश्न है, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, राज्यसभा इसके लिए एक संकल्प पारित करे, उपरोक्त सभी दशाओं में। संसद यानी भारत की पार्लियामेंट राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है, राज्यसभा इसके लिए एक संकल्प पारित करे तब भी, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब भी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब भी, उपरोक्त सभी दशाओं में। डी है इसका आंसर। देखिए, प्रश्न में दिए गए सभी दशाओं में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी, और संवर्ती सूची पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन संसद जो है पार्लियामेंट, वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, लेकिन ऊपर के 3 कारण जो है वो होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। सामान्यतः अत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग सरकारी विधेयकों के संबंध में किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः संवेद होने की 6 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। कौन सा इसमें गलत है, मतलब कौन सा इसमें सत्य है? देखिए, पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है। ये 6 महीना नहीं है, यहाँ पर 6 सप्ताह है। 6 सप्ताह से बनेगा 1.5 महीना। तो सही पूछा, दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। सामान्यतः अत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग सरकारी विधेयकों के संबंध में किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 6 सप्ताह से काउंट करेंगे, 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, यानी 2 सप्ताह में 14 दिन हो गए, 15, तो लगभग 1.5 महीना हो गया। वहाँ 6 महीना लिखा था, इसलिए गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन का सदस्य हो, उसी राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
ठीक है। और राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, नहीं लेते। तो उच्च सदन का सदस्य होगा तो नहीं लेगा भाग। और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य हो। हर स्टेट में तो होते नहीं राज्य की विधान परिषद। 10वां प्रश्न है, भारत की संचित निधि से लिए जाने वाले अनिवार्य व्यवहार हैं। वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन। पेंशन बोल रहा है, यहीं होता वेतन भत्ते तो गलत हो जाता। हाई कोर्ट के जजों की जो पेंशन जाती है वो भारत की संचित निधि से जाती है। हाई कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते जाते हैं राज्य की संचित निधि से। सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, भारत की संचित निधि पर भारत व्यय अनुच्छेद 112 में उसका उल्लेख है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, भारत सरकार के ऋण और उस पर ब्याज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि से जाती है। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से जाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते भी भारत की संचित निधि से जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन सा इसमें सही है? अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला सही है। तो अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्र है वो, तो राष्ट्रपति के द्वारा उनकी की गई होगी नियुक्ति। तो दूसरा वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। वर्ष 1951 में पारित प्रथम संविधान संशोधन का संबंध किससे है? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वर्ष 1951 में, तो 9वीं अनुसूची से है। देखिए, वर्ष 1951 में पारित प्रथम संविधान संशोधन का संबंध है 9वीं अनुसूची से। फिर उसके बाद 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई 9 के बाद, वो था 52वां संविधान संशोधन 1985। फिर 11वीं जोड़ी गई होगी, 12वीं भी जोड़ी गई होगी। 11वीं जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन से, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन से। सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। लोकसभा के संबंध में 2 कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही है असत्य है उसको चुनना है। आपात स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है लोकसभा की, और इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। असत्य पूछ रहा है, कोई असत्य है क्या इसमें? देखिए, इसमें कोई भी असत्य नहीं है, ये दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? डी। एक्सप्लेनेशन में वही चीज़ लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है भी नहीं। आपात स्थिति में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है और इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। दोनों के दोनों सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है, तो डी आंसर लगा दीजिए। पंचायतों के वित्त अवलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन किया जाता है किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। पंचायतों के वित्त अवलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, पंचायतों के वित्त अवलोकन हेतु राज्य के राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य पंचायतों की वित्त स्थिति की समीक्षा करना और इसके लिए सिफारिश करना होता है। संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची, 7वीं या 9वीं? संघ सूची या राज्य सूची या संप्रति सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में है, सी है इसका आंसर। देखिए, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के बीच शक्तियों एवं कार्यों के आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करती है।
इस अनुसूची में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, अब उसमें 100 विषय हैं। इसी सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र के पास विशेष अधिकार हैं। राज्य सूची में अभी 61 विषय हैं, शुरुआत में 66 विषय थे। 5 विषय कहाँ चले गए? समवर्ती सूची में चले गए। राज्य विधानसभाएं इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। दोनों केंद्र और राज्य सरकारें इस सूची में उल्लेखित कानून बना सकती हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो क्या कहलाती है? किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया था, राष्ट्रपति ने उसको आजीवन कारावास में बदल दिया, तो क्या कर दिया राष्ट्रपति ने? उसका लघुकरण कर दिया। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने की राष्ट्रपति की शक्ति लघुकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु के पश्चात टी कृष्णाचारी को संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल किया गया? डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया एग्जाम्स में कई बार। देखिए, भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। इसके 6 अन्य सदस्य थे। टोटल इसमें कितने? अंबेडकर को मिलाकर 7 थे, उनको निकाल दें तो 6 अन्य थे। कौन कौन से 6 अन्य सदस्य? एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई, जिसके पश्चात टी कृष्णाचारी को इनके स्थान पर सदस्यता मिली प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति से प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 143। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से। इस संबंध में न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। ये चीज़ कई बार बताइए और इसी चीज़ से ही एलिमिनेट कराते हैं एग्जामिनर। बाध्यकारी नहीं होता, सलाहकारी होता है। गलत है दूसरा वाला, पहला वाला सही है। देखिए, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, सलाहकारी है। दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा या विधान परिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है? अनुच्छेद 239 का ए, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया। इसके अंतर्गत संविधान में यह प्रावधान किया गया कि संसद यानी हमारी पार्लियामेंट द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा या विधान परिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। अंतिम प्रश्न है ये। जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, लोक सेवा आयोग द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का तो प्रावधान है भारत के संविधान में। यहाँ संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, हमारी संसद के द्वारा, और राज्य विधानमंडल के आग्रह पर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो इसको राष्ट्रपति लगाकर या राज्य का राज्यपाल लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, संसद है इसका आंसर। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की गई है। यह राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 315 के मुताबिक 2 या 2 से ज़्यादा या अधिक राज्यों की आपसी सहमति से उन राज्यों के समूह के लिए एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है। इसके लिए हर राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में संकल्प पारित होना जरूरी है। तो 20 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी के। प्रैक्टिस इनकी कर लीजिएगा 102 बार। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल है व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।